नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपने चैनल आरपीएससी एग्जाम्स पाठशाला में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पढ़ाऊंगा भारतीय संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस पूरे एक वीडियो में आपका ये पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उन पे अपन बात करते हैं। ये वीडियो किन लोगों के लिए उपयोगी है? पहली बात तो भारतीय संविधान का निर्माण भारत के किसी भी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। और अगर राजस्थान की बात करें तो आरएस एग्जाम की मुख्य परीक्षा में ये एक टॉपिक है और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी समान रूप से उपयोगी है। तो सभी विद्यार्थियों और एक आम भारतीय नागरिक होने के नाते ये सभी के लिए उपयोगी टॉपिक है। दूसरी बात कि वीडियो से क्या फायदा होगा। इस वीडियो में मैं आपके लिए भारतीय संविधान के निर्माण का टॉपिक सरलता पूर्वक और विस्तार पूर्वक लेकर आया हूं। इस वीडियो में मैं आपको सरलता पूर्वक बताऊंगा कि भारतीय संविधान का निर्माण के चरण कौन से थे। ठीक है, और इसको कैसे पढ़ना है। आपको क्या करना है, वीडियो को 2-3 बार देखना है, उसके बाद आपको उसके नोट्स बनाने हैं और वो पूरा कंठस्थ होने के बाद आपको क्या करना है, अन्य किताबों में से आपको इसको पढ़ के इस टॉपिक को और संवारना है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी भी देश का शासन चलाने के लिए वहां संविधान होना जरूरी है। संविधान को अगर सरल शब्दों में कहें तो देश का कानून, देश का सर्वोच्च कानून। ठीक है, तो इसी प्रकार भारत के लिए भी एक संविधान की जरूरत हुई। कब? 1947 का भारत सरकार अधिनियम अपन ने पिछले टॉपिक में पढ़ा था। उसमें मैंने आपको बताया था कि भारत के स्वतंत्र होने की घोषणा की गई और 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। ठीक है, तो उसके बाद देश को चलाने के लिए एक ऐसे कानून की जरूरत थी जो पूरे देश पर समान रूप से लागू हो सके, और उसी को अपन क्या कहते हैं, संविधान। ठीक है, तो अब अपन इस पहली स्लाइड में बात करेंगे कि भारतीय संविधान के निर्माण का विचार सबसे पहले किसको आया। ठीक है, तो देखिए, पहला विचार, भारत में संविधान सभा के गठन का विचार वर्ष 1934 में। कब? 1934 में पहली बार एमएन रॉय ने रखा। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सबसे पहले किसको आया? एमएन रॉय को। कब? 1934 में इन्होंने रखा अपना विचार। ये कौन थे? ये वामपंथी आंदोलन के प्रखर नेता थे, यानी कि ये एक लेफ्टिस्ट थे। ठीक है, फिर इस विचार को आगे बढ़ाया किसने? कांग्रेस ने क्या किया? आधिकारिक मांग की। कैसे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग कब की? 1935 में। एमएन रॉय ने संविधान सभा का पहला विचार प्रस्तुत किया कि एक संविधान सभा होनी चाहिए। कब? 1934 में। आधिकारिक मांग किसने की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। कब? 1935 में। क्या बनाने के लिए? संविधान सभा बनाने के लिए। ठीक है, फिर आगे क्या हुआ देखते हैं। अब देखो, कांग्रेस जो उस समय की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी थी, तो उसने एक घोषणा कर दी। घोषणा में क्या कहा? उसे कांग्रेस की घोषणा अपन बोलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब? 1934 में पहला विचार रखा एमएन रॉय ने, 1935 में आधिकारिक मांग हुई और 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत में संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर। किस पर? वयस्क मताधिकार के आधार पर। इसका मतलब आप अच्छी तरीके से जानते हो। ठीक है, यानी कि सभी एडल्ट लोग उसमें मत का अपना वोट देंगे और उससे क्या होगा? वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी हुई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। लेकिन इस वीडियो के अंत में आपको पता चलेगा कि जो संविधान सभा का जो गठन हुआ ना, वो वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ। लेकिन ये कांग्रेस की घोषणा थी, इसको अपने याद रखना है। वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा, इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। बाहरी हस्तक्षेप तो नहीं था, लेकिन वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव नहीं हुआ संविधान सभा का, वो अपने को आगे पता चलेगा। फिर
विचार आ गया, घोषणा हो गई, उसके बाद अब मांगे तो हो गई, उसको स्वीकार कब किया? उसको स्वीकार हुई 1940 में। क्यों? क्योंकि इस टाइम चल रहा था द्वितीय विश्व युद्ध और अंग्रेजों को भारतीय सैनिकों की बहुत ज्यादा सहायता की जरूरत थी। इसलिए उन्होंने सभी भारतीयों की सभी राजनीतिक पार्टियों के जो प्रस्ताव थे उनको मानने के लिए उसको मजबूर होना पड़ा। ठीक है, तो ये स्वीकार हुआ। क्या स्वीकार हुआ? संविधान सभा के गठन की मांग। ठीक है, तो स्वीकार करना। 8 अगस्त 1940 में वॉइसरॉय, कौन था वॉइसरॉय उस टाइम? लॉर्ड लिनिथगो। 8 अगस्त 1940 में वॉइसरॉय लॉर्ड लिनिथगो ने भारतीयों के लिए एक घोषणा की। ठीक है, मांग हो गई, मांग को आधिकारिक मांग में बदल दिया गया और उसकी स्वीकारोक्ति भी हुई। कब? 1940 में। किसमें? एक घोषणा के रूप में। किसने करी घोषणा? लॉर्ड लिनिथगो ने। ठीक है, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना गया। अब इस घोषणा को क्या नाम दिया गया? अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव क्यों नाम दिया गया? क्योंकि अगस्त में आया था। ठीक है, तो अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना गया। इसमें संविधान सभा के गठन का उल्लेख भी था। ये अगस्त प्रस्ताव में खाली संविधान सभा की मांग को नहीं माना गया, इसमें बहुत सारी चीजें थी, जिसमें से एक क्या थी? संविधान सभा के गठन का भी उल्लेख किया गया। यानी कि अंग्रेजों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग को मान लिया और संविधान सभा के गठन पर राजी हो गई। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। अब देखिए क्रिप्स मिशन। अब संविधान सभा के गठन की मांग तो मांग ली, अब उसको बनाने के लिए कुछ काम तो करना पड़ेगा ना। ये काम हुआ 1942 में। इस समय क्या किया अंग्रेजों ने, यानी कि ब्रिटिश क्राउन ने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा। क्रिप्स मिशन इसका क्यों नाम है? वो इस क्योंकि इसमें कैबिनेट मंत्री सर स्टेफोर्ड क्रिप्स इस मिशन के हेड थे। ठीक है, तो ये मिशन 1942 में ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री, ठीक है, ब्रिटिश में जो कैबिनेट मंत्री थे उनका नाम क्या था? सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। और ब्रिटिश मंत्रिमंडल सदस्य लॉर्ड प्रिवी शील, यानी कि ये जो दो लोग थे स्टेफोर्ड क्रिप्स और लॉर्ड प्रिवी शील, संविधान के निर्माण के लिए एक प्रस्ताव के साथ भारत आए। यानी कि भारत का संविधान कैसा होगा, इसका निर्माण कैसे किया जाएगा, इसके लिए एक प्रस्ताव लेकर ये भारत आ गए। कौन है? स्टेफोर्ड क्रिप्स और लॉर्ड प्रिवी शील। और इसको क्या नाम दिया गया? क्रिप्स मिशन। कब आया? 1942 में। इसमें एक भारतीय डोमिनियन की बात कही गई। अब एक डोमिनियन नाम है ना, इसका मतलब था ब्रिटिश ब्रिटिश क्राउन से स्वतंत्र हुआ हुआ राज्य। वो उन राज्यों को डोमिनियन बोलते थे, बस इतना सा है सिंपल भाषा में। तो भारतीय डोमिनियन में ज्यादा कंफ्यूजन मत होना, स्वतंत्र भारत समझ सकते हो आप इसको। इसमें एक भारतीय डोमिनियन की बात कही गई। अब इसमें क्या कहा गया कि संविधान सभा का निर्माण होगा और संविधान सभा एक भारतीय डोमिनियन के लिए संविधान बनाएगी, जिससे मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। अब मुस्लिम लीग क्या चाहती थी? भारत को दो हिस्सों में बांटना। यानी कि जो ब्रिटिश भारत था, जब वो स्वतंत्र होगा तो भारत न बनकर वो भारत और पाकिस्तान में बदल जाए। ऐसा कौन चाहता था? मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग ने क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और भारत को दो डोमिनियन में बांटने की मांग की। यानी कि भारत के दो डिवाइडेशन होने चाहिए, यानी कि जो ब्रिटिश भारत था उसको दो पार्ट में बांटा जाएगा, स्वतंत्र भारत और स्वतंत्र पाकिस्तान। ऐसी मांग किसकी थी? मुस्लिम लीग की, जिसकी अपनी अपनी संविधान सभाएं हों। अब मुस्लिम लीग का कहना था कि एक संविधान सभा नहीं होनी चाहिए, दो संविधान सभा होनी चाहिए। किसके लिए? दो डोमिनियन के लिए। ठीक है, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या बोल रही थी कि एक भारतीय डोमिनियन के लिए एक संविधान सभा का निर्माण होगा। ठीक है, तो 1942 में क्रिप्स मिशन आया और क्रिप्स मिशन ने अपना प्रस्ताव रखा और मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, चलिए देखते हैं। अब क्रिप्स मिशन के बाद आया कैबिनेट मिशन। ठीक है, अब देखो क्रिप्स मिशन के सुझावों पर असहमति के बाद, यानी क्रिप्स मिशन के सुझाव पर असहमति हुई। किसकी असहमति हुई? मुस्लिम लीग की। एटली गवर्नमेंट ने, अब एटली एटली ये नाम आपको सबको याद रखना चाहिए। ये एक ऐसा ब्रिटिश नागरिक था या ब्रिटिश राजनीतिज्ञ था जो भारत को स्वतंत्रता दिलाने में जिसकी मुख्य भूमिका थी।
1930 के जो साइमन कमीशन आया था ना, उसमें भी ये ब्रिटिश जो पॉलिटिशियन था क्लीमेंट रिचर्ड एटली उसका पार्ट था, और बाद में ये 1945 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। उसके बाद ही भारत में स्वतंत्रता अधिनियम आया था। ठीक है, तो अभी की बात करते हैं। क्रिप्स मिशन के सुझावों पर असहमति के बाद एटली गवर्नमेंट ने स्वतंत्र भारत के निर्माण के लिए, अब एटली गवर्नमेंट आ गई 1945 में, और एटली गवर्नमेंट क्या चाहती थी कि भारत स्वतंत्र हो। तो उसने क्या करा, स्वतंत्र भारत के निर्माण के लिए ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्यों, यानी कि ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्य कौन, पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर से बना कैबिनेट मिशन भेजा, जो मार्च 1946 में भारत आया। अब क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव फेल हो गया, तो कौन सा मिशन आया, कैबिनेट मिशन। किसने भेजा, एटली गवर्नमेंट ने। इसमें कौन कौन थे, 3 कैबिनेट सदस्य थे। नाम क्या था, पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर से बना। कब आया, मार्च 1946 में। क्यों आया, भारतीय संविधान के निर्माण के लिए एक प्रस्ताव लेकर आया। अब इसने क्या किया, इसने मुस्लिम लीग की 2 संविधान सभाओं की मांग तो नहीं मानी, यानी कि मुस्लिम लीग की क्या मांग थी, डिवाइडेशन। क्या, ब्रिटिश भारत को 2 भागों में, किसमें, पाकिस्तान और भारत में। लेकिन और उसके लिए क्या हो, 2 संविधान सभाओं। लेकिन इसने कैबिनेट मिशन ने ये मांग मानने से तो मना कर दिया, पर ऐसी संविधान सभा के निर्माण की योजना रखी जिससे मुस्लिम लीग काफी हद तक संतुष्ट हो गई। यानी कि कैबिनेट मिशन ने 2 संविधान सभाओं की मांग नहीं मानी और डिवाइडेशन की बात भी नहीं मानी, लेकिन उन्होंने क्या किया कि मुस्लिम लीग की काफी हद तक संतुष्ट कर दिया। किससे, अपने जो प्रस्ताव थे उसमें से। और वो प्रस्ताव क्या थे, जो निम्न प्रकार हैं। वो देखते हैं अपन वो प्रस्ताव क्या थे। अब देखो, ब्रिटिश भारत 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था। अगर आप ध्यान से देखो, अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जहां डायरेक्ट ब्रिटिश शासन था ना, जैसे बंगाल, बिहार, मुंबई, तो इनमें तो ये तो क्या थी, डायरेक्ट ब्रिटिश शासन में थे। लेकिन राजस्थान के कई रियासतें जैसे बीकानेर, जयपुर, ये रियासतें ब्रिटिश गवर्नमेंट के डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं थी। इनको देसी रियासतें बोला जाता था। ठीक है, तो अब इसमें वो नाम आएगा। हर प्रांत व देसी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की जानी थी। ये बात क्या पढ़ रहे हैं अपन, जो कैबिनेट मिशन ने सुझाया ना, वो उनकी शर्तों को पढ़ रहे हैं अपन। ठीक है, देखो जो निम्न प्रकार थी, ठीक है, उसकी शर्तों को पढ़ रहे हैं। हर प्रांत व देशी रियासत को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की जानी थी। यानी कि जो संविधान सभा बनेगी उसमें जो सीटें होंगी उनका निर्धारण कैसे किया जाएगा, प्रांतों और देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी जाएंगी। पहली बात। दूसरी देखते हैं, अब प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत में, यानी कि जो ब्रिटिश प्रांत थे, बंगाल, बिहार, ठीक है, मुंबई, उसमें क्या था, प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण 3 प्रमुख समुदाय कौन से हैं, मुस्लिम, सिख और सामान्य के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाना था। यानी कि 2 बातें थी। पहला तो प्रांत और देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें मिल जाएगी। फिर इन सीटों में से जो ब्रिटिश प्रांत है उसमें जो सीटें बांटी जाएगी वो 3 समुदायों के बीच बांटी जाएगी। और किस है, उनकी जनसंख्या के अनुपात में। वो 3 समुदाय कौन से है, मुस्लिम, सिख और सामान्य। ठीक है। तीसरी बात, अब जो देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन, यानी कि देशी रियासतों से जो संविधान सभा के सदस्य बनेंगे उनका चयन कैसे होगा, उनका चयन देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुख द्वारा किया जाएगा, यानी कि वहां के राजा के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, देखो सभा के सदस्यों का चुनाव। अब ये डिवाइडेशन फिक्स कर दिया कि जनसंख्या के अनुपात में और 3 समुदायों में से और ब्रिटिश
जो प्रांत के अलावा जो देशी रियासतें हैं वहां के प्रमुखों से संविधान सभा के सदस्य चुने जाएंगे। और उसके बाद क्या था, अब सभा के सदस्यों का चुनाव, यानी कि जो ब्रिटिश प्रांत थे उसमें तो चुनाव होने थे, देशी रियासतें तो सीधे अपने प्रतिनिधित्वों को भेजेगी राजा के द्वारा, लेकिन प्रांतों में से चुनाव होने थे। वो चुनाव कैसे हुए? सभा के सदस्यों का चुनाव नव निर्वाचित प्रांतीय विधायकों, देखो अपन ने पिछले एक्ट्स में बात करी थी है ना, कि प्रांतीय विधायकों में बहुमत हो गया था किसका? भारतीय लोगों का, और एक टाइम पर आने के बाद सारे भारतीय वहां चुने जाने लग गए। तो ये जो प्रांतीय विधायिकाएं थी ना, उन्हीं उनके द्वारा चुने गए थे संविधान सभा के सदस्य, न कि वयस्क मताधिकार के आधार पर। तो देखो, सभा के सदस्यों का चुनाव नवनिर्वाचित प्रांतीय विधायिकाओं के सदस्यों द्वारा, यानी कि प्रांतीय विधायिकाओं के सदस्य द्वारा एकल संक्रमणीय मत के द्वारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके से किया जाना था। अब एकल संक्रमणीय मत के द्वारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व के लिए एक काफी लंबा जो टॉपिक है उसकी बात अपन कहीं और करेंगे, ठीक है। अभी आप इसको याद रखो, यानी कि इस पॉइंट से अपन को एक बात समझ में आ गई कि जनता द्वारा डायरेक्ट संविधान सभा के सदस्य नहीं चुने गए। इन संविधान सभा के सदस्यों को चुना किसने? प्रांतीय विधायिकाओं के सदस्यों द्वारा, ठीक है। अब ये सारी शर्तें थी। अब इन शर्तों के अनुसार चुनाव हुआ। ये चुनाव कब हुआ? संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में हुआ, यानी कि जो कैबिनेट मिशन आया था मार्च 1946 में, उसने अपनी शर्तें बता दी। उस शर्तों के हिसाब से चुनाव हो गया किसका? संविधान सभा के सदस्यों का। कब? जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव हो गया। अब इस चुनाव में कौन जीता? इसमें 208 राष्ट्रीय कांग्रेस को सीटें मिली, यानी कि 208 सीटों पर कब्जा किसने जमाया? राष्ट्रीय कांग्रेस ने। 73 मिली मुस्लिम लीग को, और 15 जो निर्दलीय बोल सकते हुए अन्य छोटी पार्टियों को सीटें मिल गई, ठीक है। सॉरी। देशी रियासतों की सीटें खाली रह गई। देशी रियासतों के प्रतिनिधि कैसे आने थे? वहां के राजाओं द्वारा चुनना था, लेकिन वो सीटें खाली रह गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने संविधान सभा में भाग ही नहीं लिया। यानी कि अभी तक ये लोग भारतीय डोमिनियन में शामिल होना नहीं चाहते थे, इनकी मंशा साफ थी, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे क्या हुआ। अब देखो, चुनाव हो गए, सीटें जीत गई। अब क्या हुआ? कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के अनुसार 6 दिसंबर 1946 में, डेट याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 6 दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन निम्न प्रकार हुआ, ठीक है। संविधान का विचार आया, संविधान की आधिकारिक मांग हुई, मांग मान ली गई, संविधान सभा का गठन हुआ, संविधान सभा के लिए चुनाव हुए, और अब हुआ संविधान सभा का गठन, ठीक है। अब कुल सदस्य संख्या कितनी थी संविधान सभा में? 389। ये जो लाल रंग में है ना, उनको अपन बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। ये कुछ अलग चीज है, इसको आप अभी इग्नोर करो। तो कुल सदस्य संख्या कितनी थी? 389। अब इन 389 सीटों को कैसे बांटा गया? 2 भागों में, यानी कि ब्रिटिश भारत, जो ब्रिटिश प्रांत थे, उनको कितनी सीटें दी गई? 296, और देशी रियासतों को कितनी सीटें दी गई? 93। अब ब्रिटिश प्रांत पुनः 2 भागों में डिवाइडेड थे, एक तो गवर्नर के प्रांत थे, एक मुख्य आयुक्तों के प्रांत थे। जिस प्रकार देशी रियासतों में इनडायरेक्ट ब्रिटिश शासन था ना, उसी तरह मुख्य आयुक्तों के प्रांतों में भी इनडायरेक्ट ब्रिटिश शासन था, ठीक है। ये प्रांतों से थोड़े अलग थे। तो ब्रिटिश को टोटल सदस्य संख्या 389, 389, ब्रिटिश भारत को मिली 296, देशी रियासतों को मिली 93। ब्रिटिश भारत को पुनः 2 भागों में डिवाइड हुआ। 11 गवर्नर के प्रांतों को कितनी सीटें मिली? 292, और 4 मुख्य आयुक्तों के प्रांतों को कितनी सीटें मिली? 4 सीटें, ठीक है। अब इन लाल कलर वालों की बात करते हैं। अब देखो, ये काम हुआ 6 दिसंबर 1946 में, और 3 जून 1947 को क्या आया था?
क्या आया था 3 जून 1947 को, लॉर्ड माउंटबेटन योजना। उसकी बात अपन ने पिछले वीडियो यानी कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में बात करी थी, ठीक है, वहां जाके आप देख सकते हो। उसमें बोला गया था कि भारत 2 भागों में डिवाइड होगा, ठीक है, वो इसके बाद है, गठन के बाद की बात है। तो तब क्या हुआ, स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बाद मुस्लिम लीग के पाकिस्तान में शामिल क्षेत्रों के सदस्य भारतीय संविधान सभा से अलग हो गए। यानी कि 3 जून को माउंटबेटन ने घोषणा कर दी कि ब्रिटिश भारत 2 भागों में डिवाइड होगा। तब क्या हुआ, मुस्लिम लीग की जो ये 90 मुस्लिम लीग ने जो सीटें जीती थी ना, ये देखो पिछले 73 मुस्लिम लीग ने जीती थी, है ना, इसमें से जो पाकिस्तान में शामिल प्रांत थे ना, उनकी सीटें कम हो गई। तो ये पुनः सीटों का उसके बाद जो सीटों की संख्या थी वो इस प्रकार थी। अब कुल सदस्य संख्या कितनी रह गई संविधान सभा में, 299, ठीक है, और ब्रिटिश भारत में कितने रह गए थे, 229, और देशी रियासतों को कितने सीटें मिली, 70, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हो गया। अब 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। ये भी एक इंपॉर्टेंट डेट है, ठीक है। तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, 9 दिसंबर 1946 को। इस बैठक में कुल 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया। ये जो बैठक हुई संविधान सभा की, इसमें 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया। क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग न मांगने पर बैठक का बहिष्कार किया, ठीक है। ये ऐसे ही जुड़ गया, इसको आप कुछ मत समझो। अब जो 9 दिसंबर की, आप देखो इसको मत ले गया ना आप बीच में, ये 1947 की बात है ना, ये रेड कलर वाले जो भी है ना 1947 की है, अपने यहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। ये इतनी सीटें बंट गई। अब देखो 6 दिसंबर को हो गया गठन, और विभाजन की बात कब पक्की हुई, 3 जून 1947 को। तो अपन उससे पहले की बात कर रहे हैं, तो कंफ्यूज मत होना। अब 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, ठीक है। इस बैठक में कुल 211 सदस्यों ने भाग लिया, ठीक है, क्योंकि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग न मानने पर बैठक का बहिष्कार कर दिया गया, ठीक है। तो इसमें 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई और इसमें मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया। अब तीसरी बात आती है, रियासतों ने खुद को संविधान सभा से अलग रखने का निर्णय लिया। रियासतों के प्रतिनिधित्व तो शामिल ही नहीं हुए उसमें, तो वो संविधान सभा में कहां से आएंगे, उन्होंने संविधान सभा से अलग रखने का निर्णय लिया। अब चलते हैं आगे। अब संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई ना, उसमें क्या हुआ, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये क्या थे, सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य थे, यानी कि सबसे बड़े थे। तो इनको सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। आपको कोई पूछ ले भारतीय संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये क्वेश्चन बहुत बार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा हुआ है, ठीक है। तो अब बात करते हैं, बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सभा के स्थायी अध्यक्ष बने, ठीक है। तो सच्चिदानंद सिन्हा को तो एक बार ऐसे ही बनाया था टेम्पररी रूप से, स्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी तथा वी.टी. कृष्णामाचारी सभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी। ये आपको याद रखना है, इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है। अब देखो संविधान सभा की गठन हुआ 6 दिसंबर 1946 को, बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक, और ये तीसरी बैठक। ये क्यों इंपॉर्टेंट है आपको पता चलेगा आगे। संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 में हुई, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, ठीक है। ये बैठक इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। अब ये उद्देश्य प्रस्ताव क्या था उसकी बात करते हैं। यह एक ऐतिहासिक प्रस्ताव था जिसमें स्वतंत्र भारत के संविधान के मूल आदर्शों और सिद्धांतों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई।
यानी कि जो ये प्रस्ताव था, उद्देश्य प्रस्ताव, इसमें क्या था, मूल आधार बन गया था संविधान का। कैसे? भारत के संविधान के मूल आदर्श, यानी कि उसके आदर्श क्या रहेंगे और उसके सिद्धांत क्या रहेंगे, उसकी रूपरेखा प्रस्तुत कर दी गई थी। किसमें? उद्देश्य प्रस्ताव में। और यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में परिवर्तित होकर क्या कहलाया? भारत की प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना। इसके परिवर्तित रूप से ही संविधान की प्रस्तावना बनी। ठीक है, तो आपको कोई पूछ ले उद्देश्य प्रस्ताव कौन लेकर आया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन सी बैठक में? तीसरी बैठक में, 13 दिसंबर 1946 में। आपको कोई पूछ ले प्रस्तावना कैसे बनी, तो उद्देश्य प्रस्ताव से ही प्रस्तावना बनी है। इसमें उद्देश्य प्रस्ताव में क्या था? भारत के संविधान के मूल आदर्शों और सिद्धांतों की रूपरेखा थी। चलिए देखते हैं आगे। प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति द्वारा स्वीकृत कर लिया गया। यानी कि 13 दिसंबर 1946 को जो उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू लेकर आए थे, उसको संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति, यानी सब ने मान लिया, उसको द्वारा स्वीकृत कर लिया गया। अब इस उद्देश्य प्रस्ताव में क्या था वो पढ़ेंगे। इस प्रस्ताव में मुख्यतः 8 बिंदु थे जो निम्न प्रकार हैं। ठीक है, देखते हैं। पहला बिंदु था संविधान का निर्माण करना। ठीक है, यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव में सबसे पहली बात क्या की गई कि संविधान सभा एक संविधान का निर्माण करेगी। क्या था? संविधान सभा घोषणा करती है कि वह भारत के लिए एक भावी संविधान बनाएगी। यानी कि संविधान सभा ये घोषणा करती है कि हम भारत के लिए क्या बनाएंगे? एक संविधान बनाएंगे जो भारत को स्वतंत्र, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य का दर्जा देगा। यानी कि जो संविधान हम बनाएंगे वो भारत को स्वतंत्र और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी कि उसमें सब अपने सारे डिसीजन लेने की शक्ति होगी। गणराज्य यानी कि जिसमें जो राज्य प्रमुख होगा या जो मुख्य आदमी होंगे वो चुने जाएंगे। गणराज्य का मतलब ये होता है, वो आनुवंशिक नहीं होंगे। ठीक है, ठीक है, चलो आगे देखते हैं। दूसरा पॉइंट, भारत संघ का निर्माण करना। अब देखो, भारत के लिए एक हमेशा विडंबना की बात रही है कि भारत में छोटे छोटे राज्य हमेशा से ही रहे हैं। ब्रिटिश शासन के टाइम भी भारत बहुत सी देशी रियासतें थी, देशी रियासतों में और ब्रिटिश प्रांत में बंटा हुआ था। तो इस पॉइंट में क्या बोला गया है? भारत संघ का निर्माण करना। ब्रिटिश भारत में शामिल सभी क्षेत्र, यानी कि ब्रिटिश भारत के सभी राज्य, भारतीय राज्यों में शामिल सभी क्षेत्र यानी कि देशी रियासतें, तथा भारत से बाहर के वे क्षेत्र जो इसमें शामिल होना चाहेंगे भारतीय संघ का हिस्सा बनेंगे। यानी कि संविधान सभा ने घोषणा की कि ब्रिटिश प्रांत, देशी रियासतें और कोई भी जो भारत में शामिल होना चाहता है वो सब मिलकर भारत के संघ का निर्माण करेंगे। ठीक है, देखते हैं तीसरा पॉइंट। हम पढ़ रहे हैं उद्देश्य प्रस्ताव के पॉइंट्स। ठीक है, याद रखना, इतना पढ़ने में भूल मत जाना। तीसरा है सीमाओं का निर्धारण करना। अब ये सीमाएं कौन सी हैं? जो देशी रियासतों की जो सीमाएं हैं, ब्रिटिश प्रांतों की जो सीमाएं हैं, उनकी बात की गई है। उक्त वर्णित सभी क्षेत्र, उक्त वर्णित यानी कि ब्रिटिश प्रांत, देशी रियासतें और जो भारत में शामिल होना चाहते हैं वो क्षेत्र, उक्त वर्णित सभी क्षेत्र अपनी वर्तमान सीमाओं में, यानी कि जो उस टाइम की जो सीमाएं हैं उसमें, अथवा संविधान सभा द्वारा निश्चित की गई सीमाओं में, या तो वर्तमान की जो सीमाएं हैं उनकी देशी रियासतों, ब्रिटिश प्रांतों की, या और कोई भी जो भारत में शामिल होना चाहता है, या फिर संविधान सभा उनको जो सीमाएं निर्धारित करेगी। और तत्पश्चात यानी कि उसके बाद संविधान के विधान के अनुसार, यानी संविधान के जो कानून है उनके अनुसार स्वायत्त शासी इकाइयां होंगी। यानी कि जो भारतीय संघ बनेगा उस संघ में जो शामिल होंगी वो इकाइयां क्या होगी? स्वायत्त शासी, यानी कि वो अपना शासन स्वयं चलाएगी। लेकिन किस सीमा में? या तो वो उनकी वर्तमान सीमा में, या संविधान सभा जो सीमाएं उनकी घोषित करती है उसमें, या और उसके बाद क्या होगा? संविधान के विधान के अनुसार वो स्वायत्त शासी इकाइयां होंगी जिनको अवशिष्ट अधिकार प्राप्त होंगे। अवशिष्ट का मतलब होता है बचा हुआ। ठीक है, बचा हुआ का मतलब प्रायोरिटी नहीं है, इनको प्रायोरिटी नहीं है, प्राथमिकता नहीं है। तो पहले अधिकार किसको होंगे? जिनको प्राथमिकता होगी वो देखते हैं, जिनको अवशिष्ट अधिकार प्राप्त होंगे। और यह उन अधिकारों तथा कार्यों को छोड़कर जो
केंद्र में निहित, यानी कि प्रायोरिटी किसकी होगी, केंद्र में, केंद्र की होगी। तो अवशिष्ट अधिकार राज्यों को प्राप्त होंगे और यह उन अधिकारों तथा कार्यों को छोड़कर जो केंद्र में निहित अथवा सौंपे गए हों अथवा केंद्र को प्राप्त अथवा उसे दिए गए हों, सरकार तथा प्रशासन के सभी अधिकारों तथा कार्यों का पालन करेंगे। सीधी भाषा में बोले तो राज्य को वो अधिकार होंगे जो केंद्र नहीं लेना चाहता संविधान के विधान के अनुसार। ठीक है, तो चलिए सत्ता का स्रोत जनता को बनाना। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न स्वतंत्र भारत, इसके संघीय भागों तथा सरकार के तंत्रों के महत्वपूर्ण अधिकार तथा शासकीय सत्ता जनता में निहित होंगे, यानी कि लोकतंत्र की स्थापना होगी, यानी कि जनता ही शासन करेंगे। पांचवा था सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक समता की स्थापना करना। तो इसमें क्या है कि जो भी भारतीय समाज में विषमताएं उनको दूर करने के लिए संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव में घोषणा की। क्या थी? सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक समता की स्थापना करना। भारत के सभी लोगों के लिए सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय, प्रतिष्ठा तथा अवसर की और कानून की दृष्टि में समानता, न्याय तथा सार्वजनिक सदाचार को ध्यान में रखते हुए विचार, अभिव्यक्ति, धर्मोपासना, विश्वास, व्यवसाय तथा काम की स्वतंत्रता की निश्चित व्यवस्था की जाएगी। इसमें देखो समझने जैसा कुछ नहीं है, आप बार बार में पढ़ोगे तो ये याद हो जाएगा। ठीक है, इसके जो मेन पॉइंट्स है वो तो आपको जरूरी याद रखने हैं उद्देश्य प्रस्ताव के। हम ये विस्तार पूर्वक पढ़ रहे हैं इसलिए मैं इतनी सारी चीजें बता रहा हूँ। छठा है अल्पसंख्यकों व पिछड़े वर्गों के लिए पर्याप्त संरक्षण की व्यवस्था करना, यानी कि आरक्षण आप बोल सकते हो। संविधान में अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों तथा आदिम जातीय क्षेत्रों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पर्याप्त संरक्षण की व्यवस्था की जाएगी, यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव में जो समाज के पिछड़े वर्ग है, कमजोर वर्ग है, उनके संरक्षण की व्यवस्था भी की गई। और सातवां है प्रभुसत्ता की रक्षा की व्यवस्था करना, यानी कि भारत अपनी सेनाएं बनाएगा, संघ की एकता को अक्षुण्ण बनाए रखा जाएगा तथा इसके भू क्षेत्र, समुद्र या वायु क्षेत्र को सातवां पॉइंट प्रभुसत्ता की रक्षा की व्यवस्था करना, यानी कि हमारा देश अपने भागों की रक्षा के लिए सेनाएं बनाएगा। संघ की एकता को अक्षुण्ण बनाए रखा जाएगा तथा इसके भू क्षेत्र, समुद्र या वायु क्षेत्र को सभ्य देश के न्याय एवं विधि के अनुरूप सुरक्षा प्रदान की जाएगी। ठीक है, आठवां और अंतिम पॉइंट है विश्व शांति और मानव कल्याण की में योगदान देना। हमारा देश चलता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इस सिद्धांत पे हमारी संस्कृति की नींव है। तो हमारे उद्देश्य प्रस्ताव में ये होना बहुत जरूरी है और ये बात लिखी गई है कैसे, विश्व शांति और मानवता के कल्याण में योगदान देना। यह प्राचीन देश संसार में अपना समुचित और सम्मानित स्थान प्राप्त करेगा। ठीक है, संसार में शांति बनाए रखने तथा मनुष्य जाति के कल्याण के कार्य में यह अपना योगदान देता रहेगा। इस प्रकार उद्देश्य प्रस्ताव में ये सारी बातें की गई जो आपको याद करनी है। इसमें समझने जैसा कुछ कम ही है। आगे चलते हैं अपन। ठीक है, अब देखो, अब उद्देश्य प्रस्ताव हो गया। अब क्या था, संविधान सभा को क्या बनाना था संविधान, और भारत के लिए संविधान बनाना इतना आसान नहीं था क्योंकि यहाँ बहुत सारी विविधताएं हैं, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सब प्रकार की विविधताएं, भौगोलिक विविधताएं। ठीक है, इतना विविधताओं से भरे देश के लिए संविधान बनाना काफी कठिन था। तो इसके लिए क्या किया गया, संविधान सभा ने अपने आप को समितियों में बांट लिया और उसमें से 8 प्रमुख समितियां थी और अन्य लघु समितियां। इन 8 प्रमुख समितियों को नीचे लिखा गया, ये आपको याद होनी चाहिए। संचालन समिति और प्रक्रिया नियम समिति, इनके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और संघ शक्ति संघीय संविधान राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये देखो याद करने में आसानी होगी। संचालन समिति और प्रक्रिया नियम समिति, ये किसको चाहिए, अध्यक्ष को, और ये क्या थे, संविधान सभा के अध्यक्ष। और ये भारत के पहले प्रधानमंत्री बने, तो इनको संघ शक्ति संघीय संविधान और राज्यों के लिए समिति का प्रमुख बनाया गया। ठीक है, और सरदार पटेल ने क्या किया गया था, एकीकरण, तो प्रांतीय संविधान समिति
और मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातीय तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया? सरदार पटेल को। ये दो ही समितियां हैं, एक तो इस कलर का ये पूरा नाम है और पीले कलर में ये पूरा नाम है। इन दो समितियों का अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। और हमारे लिए जो अभी सबसे इंपॉर्टेंट है वो है प्रारूप समिति, जिसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं समितियों, प्रारूप समिति का निर्माण और उसके कार्य। इन सभी समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति थी प्रारूप समिति। ठीक है, जिसको संविधान के प्रारूप के निर्माण का काम दिया गया। यानी कि संविधान का प्रारूप कौन बनाएगी? प्रारूप समिति। और इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इस समिति में कुल 7 सदस्य थे। यानी कि जो प्रारूप समिति उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और उसमें अन्य 7, टोटल मिलाकर कितने थे? भीमराव अंबेडकर समेत 7 सदस्य थे। समिति के अन्य सदस्य निम्नलिखित हैं। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर आपने को पता ही है, बाकी ये आपको नाम याद होनी चाहिए। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, इनको के.एम. मुंशी शॉर्ट में बोला जाता है। मोहम्मद सादुल्ला, एन. गोपाला स्वामी अयंगर, एन. माधव राव, इन्होंने ये बी.एल. मित्तर थे पहले। ठीक है, इनकी जगह इन्होंने किसने ले ली? एन. माधव राव ने। और डी.पी. खेतान की जगह किन्होंने ले ली? टी.टी. कृष्णामाचारी ने। ठीक है, तो इस तरह अपन पढ़ रहे हैं प्रारूप समिति। प्रारूप समिति में अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसका काम था संविधान के प्रारूप का निर्माण करना। इसमें कितने सदस्य थे? 7। 7 सदस्य कौन थे? ये। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब देखो, इन समितियों के सुझाव और सभा की बैठकों में विचार विमर्श के अनुसार, अब ये समितियां बन गई, इनकी बैठकें हुई और इनमें संविधान के निर्माण के लिए बहुत सारी मीटिंगें हुई, विचार विमर्श हुआ। तो इन विचार विमर्शों और सुझावों के अनुसार संविधान सभा के सलाहकार, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है और बहुत से लोग इसको गलत ही करते हैं। पहले इस पॉइंट को एक बार भूल जाओ, आप इसको पढ़ो। संविधान सभा का सलाहकार कौन थे? पहला क्वेश्चन तो ये बन जाता है। वो थे बेनेगल नरसिम्हा राव। ये इंडियन सिविल सर्विस के मेंबर थे। ठीक है, जज थे ये। तो संविधान सभा का सलाहकार कौन था? बेनेगल नरसिम्हा राव। इनको शॉर्ट में बोलते हैं BN राव। और संविधान का पहला प्रारूप इन्होंने बनाया था। एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान का पहला प्रारूप किसने बनाया, तो सब कर देते हैं डॉक्टर BR अंबेडकर। लेकिन संविधान का पहला प्रारूप बनाया था संविधान सभा के सलाहकार BN राव, यानी कि बेनेगल नरसिम्हा राव ने। और अक्टूबर 1947 को प्रारूप समिति को इन्होंने सौंप दिया था। ठीक है, तो ये याद रखना। अब अपन पढ़ते हैं प्रारूप से संविधान। अब प्रारूप से संविधान कैसे बना उसको पढ़ते हैं। इन समितियों, कौन सी समितियां? जो 8 समितियां थी मुख्य समितियां और 15 की लगभग छोटी समितियां थी, उनके सुझावों और बैठकों के अनुसार, विचार विमर्श के अनुसार संविधान सभा के सलाहकार बेनेगल नरसिम्हा राव ने संविधान सभा का पहला प्रारूप अक्टूबर 1947 को प्रारूप समिति को सौंपा। अब आप ध्यान से पढ़ना ये चीज, ये किताबों में बहुत ही जटिल रूप से दी गई है, मैंने इसको थोड़ा सरल किया है। इन समितियों के सुझावों और सभा के बैठकों में विचार विमर्श के अनुसार संविधान सभा के सलाहकार बेनेगल नरसिम्हा राव ने संविधान का पहला प्रारूप अक्टूबर 1947 को प्रारूप समिति को सौंप दिया। अब ये डेट याद रखना, अक्टूबर 1947 को क्या हुआ? देखो, 1946 में संविधान सभा बनी, 6 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर में पहली बैठक हुई, 13 दिसंबर में उद्देश्य प्रस्ताव आया। और उसके बाद क्या हुआ? ये काम चल रहा था उस टाइम तक। सलाहकार बेनेगल नरसिम्हा राव संविधान का प्रारूप तैयार करने में लगे हुए थे और उन्होंने क्या किया? अक्टूबर 1947 को प्रारूप समिति को प्रारूप दे दिया। ठीक है, अब क्या हुआ? देखो, अब 4 महीने तक संविधान सभा ने इसमें काम किया, संविधान सभा की प्रारूप समिति ने। अब प्रारूप समिति को मिल गया। अब क्या हुआ? इस प्रारूप को प्रारूप समिति ने कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन करने के बाद फरवरी 1948 में संविधान सभा के अध्यक्ष को भेज दिया। अब इसमें टाइम कितना लगा? देखो, अक्टूबर 1947 से फरवरी 1948, यानी कि 4 महीने प्रारूप समिति के पास BN राव का भेजा हुआ
प्रारूप रहा और इस प्रारूप में परिवर्तन किया। किसने? प्रारूप समिति ने। कितने मास तक? 4 महीने तक। और उसके बाद किसको सौंप दिया? संविधान सभा के अध्यक्ष को। ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ देखो, फरवरी में ही इसको प्रकाशित कर, फरवरी में इसको टाइप कर लिया गया, प्रकाशित कर जनता को इस प्रारूप पर सुझाव देने के लिए 8 माह का समय दिया गया। यानी कि जनता के सामने प्रिंटेड संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया गया और उनको बोला गया कि आप 8 महीने तक अपने सुझाव दे सकते हो, संविधान के प्रारूप पर अपने सुझाव दे सकते हो, इसमें क्या कमियां हैं, इसमें क्या संशोधन की जरूरत है और इसके बारे में आप क्या अन्य सुझाव देना चाहते हो। ये काम कितने महीने तक चला? 8 माह तक। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जनता के सुझावों के अनुसार समिति ने इसमें कुछ परिवर्तन कर पुनः अक्टूबर 1948 में सभा को सौंप दिया। पहली बार सभा को कब सौंपा? फरवरी 1948 में। 8 महीने समय दिया जनता को, 8 महीने और जोड़ लो, कब है? अक्टूबर में। अक्टूबर में जनता के सुझावों का काम पूरा हो गया और अक्टूबर में ही सुझावों पर हुए सुझावों के अनुसार परिवर्तन कर पुनः संविधान सभा को भेज दिया। किसने? प्रारूप समिति ने। देखो, अक्टूबर 1947 को प्रारूप समिति को सौंपा और अक्टूबर 1948 में वापस इसको संविधान सभा को सौंप दिया। यानी कि 2 बार प्रस्ताव चेंज हो गया, प्रारूप चेंज हो गया। अब चलते हैं आगे। अब जब दोबारा अक्टूबर 1948 में संविधान सभा को सौंपा तो इस बार संविधान के प्रारूप में प्रत्येक अनुच्छेद को बारीकी से पढ़ा गया। यानी कि अब फाइनल रीडिंग होने वाली थी तो प्रत्येक अनुच्छेद को बारीकी से पढ़ा गया और गहन विचार विमर्श किया गया। ठीक है। और संविधान द्वारा और सभा द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के अनुसार प्रारूप में परिवर्तन कर, अब सभा में ये प्रारूप लेके आए और सभा ने इस पे विचार विमर्श शुरू किया और सभा ने जो सुझाव दिए उसके अनुसार प्रारूप में परिवर्तन कर 14 नवंबर 1949 को पुनः संविधान सभा में प्रस्तुत कर दिया गया। ठीक है। यानी कि देखो, पहली बार फरवरी 1948 में संविधान सभा को सौंपा, दूसरी बार अक्टूबर 1949 में सभा को सौंपा और अब फाइनल रीडिंग के बाद 14 नवंबर 1949 को पुनः संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया। 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने एक प्रस्ताव प्रस्तावित किया। वो क्या था? द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड को पारित घोषित कर दिया गया। यानी कि 26 नवंबर 1949 को अपने संविधान के निर्माण की प्रक्रिया पूरी हो गई। और वो पूरी कब हुई? अंबेडकर द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव, कौन सा प्रस्ताव? द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड के पारित होने के साथ ही भारतीय संविधान के निर्माण की क्रिया पूरी हो गई। इसी के साथ संविधान के निर्माण की प्रक्रिया पूरी हो गई। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के सदस्यों द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए गए और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर दिया गया। तो इस तरह अपना संविधान बना। ठीक है। अभी आपको एक बात बताता हूँ, इस बार जो RS प्री क्वेश्चन हुआ था ना 2023 में, उसमें क्वेश्चन आया था कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई, तो ज्यादातर लोगों ने ये डेट आंसर दे दिया 26 नवंबर 1949। लेकिन इसका असली आंसर क्या है? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के सदस्यों द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर किए गए, ये ही अंतिम बैठक थी। ठीक है। तो इस तरह से आपको बातों को बारीकी से समझना है। तो संविधान के निर्माण की प्रक्रिया इसी पॉइंट के साथ हमारी पूरी हो गई। मैंने अपनी तरफ से आपको इसको सरलता पूर्वक समझाने की कोशिश की है। आप इसको 2-3 बार पढ़ें, उसके बाद नोट्स बनाएं और उसके बाद आप उसको कंठस्थ करने के बाद अन्य किताबों से इस टॉपिक को और संवारने की कोशिश करें। ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। अब चलते हैं आगे। संविधान बन गया, अब चलते हैं आगे। अब संविधान जो सभा थी ना, संविधान सभा, उसने संविधान निर्माण के इतर कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए थे। यानी कि संविधान निर्माण के अलावा भी इसने कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए थे। इसका काम खाली संविधान निर्माण नहीं था, वो एक मुख्य कार्य था। उसके अलावा साइडलाइन इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए, उनको पढ़ेंगे।
ठीक है, ये भी बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। इसी 2023 की आरएस परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन भी है ये। संविधान सभा का मुख्य कार्य स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माण का था। यानी कि मुख्य कार्य क्या था सभा का? स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण। यह कार्य 9 दिसंबर 1946 की पहली बैठक में प्रारंभ हुआ। अपन ने पढ़ा था ना अभी पीछे की स्लाइडों में, 6 दिसंबर 1946 को तो क्या हुआ, संविधान सभा का गठन हुआ और 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई। तो पहली बैठक से प्रारंभ हुआ और 26 नवंबर 1949 में 11वें सत्र में समाप्त हो गया। ये जो संविधान सभा का निर्माण है ना, ये 11 सत्रों में चला था। ठीक है, ये भी बात आपको याद रखनी चाहिए। अतः इसको 2 साल 11 माह और 18 दिन का समय लगा। यानी कि संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? 2 साल 11 माह 18 दिन। ये जो पीले पीले अक्षर कर रखे हैं ना मैंने, येलो येलो, ये सब आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप इनको इस तरीके से आपको इनको कंठस्थ करना है। इस पूरे कार्य में 64 लाख रुपए का खर्चा आया। इस पूरे कार्य में क्या हुआ? 64 लाख रुपए का खर्चा आया। यानी कि संविधान का निर्माण मात्र कितने पैसों में हो गया? 64 लाख रुपए। संविधान निर्माण के उत्तर सभा ने जो मुख्य कार्य किए उनका वर्णन निम्न बिंदुओं में है। यानी कि संविधान के अलावा जो महत्वपूर्ण कार्य है जो अपने को याद रखने चाहिए वो ऐसे हैं। पहला क्या है? सभा ने तिरंगे को यानी ट्राई फ्लैग को, ट्राई कलर को क्या किया? 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया। यानी कि संविधान सभा का जो संविधान निर्माण के इतर पहला कार्य था ना मुख्य, वो क्या है? तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज का दर्जा देना। वो कब हुआ? 22 जुलाई 1947 को। उसके बाद सभा ने मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया। यानी कि भारत राष्ट्रमंडल का एक सदस्य देश है, इसका सत्यापन सभा ने कब किया? मई 1949 में। 2 काम हो गए। तीसरा, अब देखो 24 जनवरी 1950 को 3 काम हुए। सभा ने 24 जनवरी 1950 को 3 महत्वपूर्ण काम किए जो क्रमशः है। एक तो राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गान हमारा कौन सा है? जन गण मन। राष्ट्रीय गान को अपनाया। राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। राष्ट्रीय गीत को अपनाया और संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुना। ठीक है, अब ये 3 महत्वपूर्ण कार्य तो थे, इसके अलावा भी कुछ काम थे। संविधान सभा ने एक विधायिका के रूप में भी कार्य किया। ठीक है, वो देखते हैं अपन इस पॉइंट में। इन सब के अलावा एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य सभा ने विधायिका के रूप में भी किया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बाद संविधान सभा एक विधायिका भी बन गई। अब देखो 1947 तक किसका शासन था? अंग्रेजों का। वही अपने पे शासन चलाते थे। अब 15 अगस्त 1947 को देश तो आजाद हो गया, तो देश में विधान बनाएगा कौन? उनको लागू कौन करेगा? तो ये काम दिया गया संविधान सभा को। यानी कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बाद संविधान सभा एक विधायिका भी बन गई। यह संविधान बनाने के साथ देश के लिए कानून निर्माण एवं उन्हें लागू करने का काम भी करने लग गई। इस प्रकार संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद बनी। आपको कोई पूछ ले स्वतंत्र भारत की पहली संसद कौन थी, तो क्या थी? संविधान सभा। क्योंकि 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया, उसके बाद विधायन संबंधी सारे काम कौन करती थी? संविधान सभा। जब सभा संविधान निर्माण का कार्य करती थी तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसकी अध्यक्षता करते हैं। राजेंद्र प्रसाद किसके अध्यक्ष थे? संविधान सभा के। तो संविधान का निर्माण करने के टाइम अध्यक्ष कौन होगा संविधान सभा का? राजेंद्र प्रसाद। एवं जब विधायिका के रूप में कार्य करती तो जी.वी. मावलंकर इसकी अध्यक्षता करते। यानी कि सभा विधायिका के रूप में जब कार्य करती थी ना, तो इसकी अध्यक्षता कौन करते? जी.वी. मावलंकर। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव रूप में पूछा जा चुका है कि संविधान सभा भारतीय संसद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जी.वी. मावलंकर। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक के बाद भारत में प्रथम आम चुनाव तक इस सभा ने अंतरिम संसद के रूप में काम किया। यानी कि 24 जनवरी 1950 को संविधान पर साइन हो गए तो संविधान सभा अपने आप डिजोल्व हो गई, संविधान सभा खत्म हो गई। तो अब संविधान सभा तो रही नहीं, अब ये क्या बन गई? प्योर संसद। तो प्रथम आम चुनाव तक इस सभा ने अंतरिम संसद के रूप में
काम में किया। ठीक है, अब संविधान के निर्माण के इतर जो महत्वपूर्ण कार्य किए वो भी खत्म हो गए। अब चलते हैं आगे, देखते हैं और क्या महत्वपूर्ण चीजें थी। संविधान से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, देखो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में क्या है देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव चाहे क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक थे। अब देखो, भारत संविधान दो टाइप के होते हैं, लिखित और अलिखित। लिखित संविधान जब तक अपना नहीं बना था उस टाइम अमेरिका का संविधान बन चुका था, यानी कि जो लिखा जाता है ना, जिसको एक दस्तावेज बनाया जाता है, उसको बोलते हैं लिखित संविधान। और एक दूसरा होता है अलिखित संविधान, जो परिपाटियों पर चलता है, जैसे कि इंग्लैंड का संविधान। तो भारतीय संविधान था लिखित संविधान। ठीक है, इसको लिखा किसने था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। और सुलेखक मतलब इनकी राइटिंग अच्छी थी, तो ये प्रेम बिहारी नारायण रायजादा भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक थे। मूल संविधान को परवाहमय शैली, इटैलिक होती है ना, टेढ़े टेढ़े अक्षर होते हैं अंग्रेजी में लिखा गया था मूल संविधान को पहली बार। मूल संविधान को परवाहमय शैली में इन्होंने हस्तलिखित किया था। तो आपको कोई पूछ ले कि मूल संविधान किस शैली में लिखा गया है, इटैलिक में, और साफ भाषा कौन सी थी? अंग्रेजी। और किसने लिखा? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। इसकी सजावट हस्तलिखित, याद रखना, टाइप नहीं किया, हाथों से लिखा है। इसकी सजावट शांति निकेतन के नंदलाल बोस और ब्यूहर राम मनोहर सिन्हा शामिल थे। इसकी सजावट में कौन शामिल थे? शांति निकेतन के नंदलाल बोस और ब्यूहर राम मनोहर सिन्हा, यानी कि उन्होंने इसकी सजावट करी। वीडियो के थंबनेल में आपने देखा था कि आप अगर पुनः ये वीडियो बंद करने के बाद देखना कि उसमें एक स्टैंप सी लगी हुई है, वो थी संविधान सभा की मुहर। संविधान सभा द्वारा हाथी को प्रतीक के रूप में अपनाया गया। संविधान सभा द्वारा हाथी को किसके रूप में बनाया गया? प्रतीक के रूप में। इस समय तक भारत का विभाजन नहीं हुआ था, तो उस नक्शे में पाकिस्तान और बांग्लादेश भी हमारे साथ है। अब देखो, संविधान बन गया, संविधान भारत में लागू भी हो गया, उसके बाद हुई इसकी आलोचना। ठीक है, तो इस आलोचना की कुछ महत्वपूर्ण बिंदु अपन देख लेते हैं। इस अधिनियम के अधिकतर प्रावधानों को संविधान निर्माताओं द्वारा 1935 से हूबहू उतार लिया गया था। अब जो भारत का संविधान बना ना, उसमें से मोर देन 50% जो प्रावधान थे 1935 से डायरेक्ट हूबहू उतार लिए गए। तो ये बात सच भी है। ठीक है, तो इसलिए इसे 1935 के अधिनियम की कार्बन कॉपी कहा गया। लेकिन तो इसीलिए इसको क्या कहा गया? कार्बन कॉपी। यानी कि जब BN राव ने संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया था ना, तो उसमें जो मुख्य सामग्री थी वो 1935 के अधिनियम की ही थी। बाद में उसमें चेंजेस किसने किए? संविधान की प्रारूप समिति ने। तो इसी आधार पर इसकी आलोचना हुई कि ये तो एक कार्बन कॉपी है किसकी? 1935 के अधिनियम में की। लेकिन ऐसा था नहीं। दूसरी आलोचना आप इसकी मुख्यतः क्या होती रही है कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव भारत के लोगों द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ। अपन ने देखा था कि 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस की ओर से घोषणा की थी। क्या घोषणा की थी? कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप से होगा। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं हुआ। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव उस टाइम के नवनिर्वाचित प्रांतीय असेंबली के सदस्यों द्वारा ही किया गया, न कि वयस्क मताधिकार के आधार पर हुआ। ठीक है, तो ये आलोचना भी ठीक थी अपनी जगह। तीसरी आलोचना क्या थी? संविधान सभा ने संविधान के निर्माण में जरूरत से ज्यादा समय ले लिया। यानी कि अपन ने देखा कि 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे संविधान निर्माण में। 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुआ था और जो 26 नवंबर 1949 तक चला। तो इस प्रकार 2 साल 11 माह 18 दिन लग गए। उसी आधार पर इसकी आलोचना हुई। संविधान सभा ने संविधान के निर्माण में जरूरत से ज्यादा समय ले लिया। अमेरिका के संविधान निर्माताओं ने सिर्फ 4 माह में अपना काम पूरा कर लिया। तो ये एक सब्जेक्टिव मैटर है, इस पे आलोचना किसी ने की है, वो अपन पढ़ रहे हैं। संविधान सभा में कांग्रेसियों का प्रभुत्व था। अपन ने देखा कि संविधान सभा के जो चुनाव हुए थे ना, उसमें से जो टोटल 296 सीट्स थी,
जब भारत आजाद नहीं, मतलब भारत के दो टुकड़े नहीं हुए थे, तब तक टोटल सीट्स कितनी थी जो ब्रिटिश प्रांतों को मिली थी? 296। उसमें से उन्होंने कांग्रेस ने कितनी जीती? 208। तो ये बात सही है कि संविधान सभा में कांग्रेसियों का प्रभुत्व था। ब्रिटिश संविधान विशेषज्ञ ग्रेनविले ऑस्टिन ने क्या कहा? संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है, सभाई कांग्रेस और कांग्रेसी भारत है। कई बार ये जो स्टेटमेंट है ना, ये ऐसे कैसे छाप दिए जाते हैं और पूछ लिया जाता है ये किसने कहा था, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कि ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा था कि संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है, सभाई कांग्रेस है और कांग्रेसी भारत है, ठीक है। आगे, सभा में वकीलों और नेताओं का बोलाबाला था, ये बात भी सही है। बैरिस्टर थे मोस्टली, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू ले लो, चाहे जिन्ना ले लो, चाहे कोई भी, मोस्टली वो क्या थे? बैरिस्टर थे या नेता थे। सभा में वकीलों और नेताओं का बोलाबाला था। समाज के अन्य वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला, यानी कि समाज के अन्य जो लोग थे, जिनका समाज में बहुत बड़ा योगदान रहता है, वो संविधान सभा में थे ही नहीं। तो संविधान की जटिल भाषा के पीछे भी यही मुख्य कारण था। जटिल भाषा का मतलब आसान शब्दों में नहीं लिखा गया है संविधान, ठीक है। तो इसका कारण क्या था? संविधान में वकीलों और नेताओं का होना। संविधान सभा में हिंदुओं का वर्चस्व था। लॉर्ड विस्काउंट ने इसे हिंदुओं का निकाय कहा, यह भी आपको याद रखना चाहिए। हिंदुओं का निकाय किसने कहा? लॉर्ड विस्काउंट ने। इसी प्रकार विंस्टन चर्चिल ने कहा, संविधान सभा ने भारत के एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व किया है। इस प्रकार ये अपना संविधान सभा की आलोचना का टॉपिक भी खत्म होता है। मुझे आशा है कि आपको ये टॉपिक पसंद आया हुआ होगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे से कोई कमी हुई है या मुझे कुछ सुझाव दीजिए ताकि मैं अपने वीडियोस को बेहतर कर सकूं, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ अगर आपको ये उपयोगी लगा हो तो। मेरा तो बस यही कहना है कि ये अगर आप वीडियो पूरी तरह से देखते हो, अच्छे से इसकी याद करते हो, तो भारतीय संविधान का निर्माण का आधार आपका पूरी तरह बन जाएगा। उसके बाद आप उसको संवार सकते हो धीरे धीरे अन्य जगहों से, अन्य स्रोतों से पढ़कर। और ये सभी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाने वाला टॉपिक है। तो कृपया करके इस वीडियो को बार बार देखें और नोट्स भी बना लें। जय हिंद।